हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू एंडेमिक स्पीशीज। हमें किसी भी दो एंडेमिक स्पीशीज के नाम बताने हैं। तो हम दो एंडेमिक स्पीशीज के नाम जो इंडिया में ही पाए जाते हैं वो बता देते हैं, एक जाइंट स्क्विरल और एक बाइसन। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्विरल भी एक एंडेमिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं एंडेमिक स्पीशीज के, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेम सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। कोई भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं तो काफी इजी है। पेपर, वुड, टिम्बर, रबर, गम, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका काफी ज्यादा यूज आता है डेली लाइफ में। गम का यूज सिर्फ च्युइंगम्स वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं होता, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ पे गम का यूज होता है। रबड़ आजकल इतने यूज में आती है टायर्स के लिए, नॉर्मल जो रबर्स होती हैं वो वाली रबर्स, तो इसका बहुत यूज आता है। टिम्बर, पेपर, वुड, ये सब भी क्या है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया था सतपुरा नेशनल पार्क। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है इससे। सतपुरा नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, लिस्ट एनी वन रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। हमने तीन रीजंस पढ़े थे, आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तीन रीजंस में से एक है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, सेकेंड था फॉर बेटर फूड, मतलब फूड की तलाश में, और लास्ट था फॉर आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ब्रीडिंग के लिए आइडल ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये तीन रीजन की वजह से बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लांटेशन ऑफ न्यू प्लांट्स कॉल्ड। प्लांटेशन ऑफ न्यू प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि नए प्लांट्स को ग्रो करना या फिर नए प्लांट्स को सो करके उनको ग्रो करना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उन जगहों पे पेड़ उगाना जहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे लेकिन वो फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए। अब हम उस जगह को वापस से फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, बाय एडिंग न्यू प्लांट्स। तो ये भी रिफॉरेस्टेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ न्यू प्लांट्स कम्स अंडर रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लोरा एंड फॉना। फ्लोरा और फौना क्या होता है, तो ये भी काफी इजी है। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। अब ये चीज ध्यान रखना, वैसे तो ये एक प्लांट स्पीशीज है लेकिन इसके साथ जो दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया और ये दो वर्ड्स गिवन टाइम, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्लोरा अगर हम किसी भी जगह को कहें तो वो सिर्फ उस एरिया के लिए होगा और उस गिवन टाइम में होगा। जैसे मान लो अगर कोई आपसे पूछे भाई उस एरिया का फ्लोरा क्या है, तो आप ये बताओगे कि उस एरिया में जो फ्लोरा है या जो प्लांट स्पीशीज है वो सिर्फ उतने उतने एरिया में ये है और गिवन टाइम में है। मतलब सिर्फ ईयर 2019 में है या सिर्फ ईयर 2020 में है। ठीक है, नॉट लाइफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में है। या तो वो आपको खुद पूछेगा टाइम कि भाई 5 years में कितना फ्लोरा है, यहाँ पे क्या क्या फ्लोरा है, क्या फॉन है। ठीक है, तो प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और एक गिवन टाइम में। सिमिलरली फौना क्या होता है, सेम, बस प्लांट जो है वो एनिमल्स के थ्रू रिप्लेस हो रहा है। प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम वाज फ्लोरा, एंड फौना क्या है, एनिमल स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये वर्ड्स आप याद रखना। पर्टिकुलर एरिया, गिवन टाइम, फौना हो गया एनिमल स्पीशीज, फ्लोरा हो गया प्लांट स्पीशीज। नेक्स्ट, डिफाइन रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है, अ बुक दैट कीप्स, बुक कह सकते हो आप या फिर इसे लिस्ट कह सकते हो एक तरीके से, दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ रेड डेटा बुक। मतलब ये एक ऐसी बुक है या फिर एक ऐसी लिस्ट है जो ध्यान रखती है जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं और जितने भी ये इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, और ये जो मेंटेन का मतलब ये जो लिस्ट है जो इन सब चीजों को मेंटेन करती है, इसे हम कहते हैं रेड डेटा। नेक्स्ट, मेंशन द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या क्या है। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन के आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉजेज हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर में कॉजेज पढ़े थे बेसिकली वो मैन मेड कॉजेज पढ़े थे। ठीक है, तो वो सारे मतलब वो तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो पढ़े थे। उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन होती है, और डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे होती है उनसे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर क्या है कि भाई पेड़ों में आग लग जाना। अब ये ज्यादातर
नेचुरली भी लग सकती है और ह्यूमन मिस्टेक की वजह से भी लग सकती है। जैसे अगर मान लो अगर किसी फॉरेस्ट में एक छोटी सी भी आग लगती है तो वो आग बहुत जल्दी फैलती है और इससे क्या होगा, पूरे जंगल में आग लग जाती है। अगर आप एक माचिस को भी फॉरेस्ट में लेके जाओगे और उसे सही से इस्तेमाल नहीं करा, अगर छोटी सी भी फायर कहीं पे लग गई तो वो रिजल्ट लाती है बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर में, और फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर जो है उससे काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, काफी सारे पेड़ और वुड जो है वो वेस्ट हो जाती है, जल जाती है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, ये एक ह्यूमन फैक्टर है कि भाई जो ह्यूमंस वगैरह हैं वो हाउसेज वगैरह बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, उसके लिए उन्हें लैंड चाहिए और वो लैंड क्लियर करने के लिए ट्रीज वगैरह को वहाँ पे गिरा देते हैं। एंड सेवियर ड्रॉट्स भी आप कह सकते हैं एक नेचुरल कैलेमिटी है कि भाई अगर बारिश वगैरह नहीं आती कुछ दिन, अगर वाटर साइकिल में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो ड्रॉट्स की वजह से क्या होता है, जहाँ एक एरिया में अगर काफी सारे पेड़ हैं तो वहाँ पे उन्हें कंटिन्यूस वाटर चाहिए। अब अगर किसी रीजन से उन्हें वाटर नहीं मिल रहा है, वाटर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश नहीं होगी। अब बारिश नहीं होगी तो उन्हें वाटर नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो सारे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? डेजर्टिफिकेशन अगर हम हिंदी में समझे, डेजर्टिफिकेशन वो कंडीशन है जहाँ पे एक हरी भरी जगह, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह थे या फिर वो एक फॉरेस्ट टाइप था, वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक पूरा जंगल रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाना। आप खुद सोचिए, एक जगह थी वहां पे पूरे पेड़ वगैरह भरी हुई थी, घास जंगल था पूरा एकदम, लेकिन धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से वहां के सारे पेड़ सारी घास खत्म हो गई और वो एक डेजर्ट बन गया। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो गई वहां पे, वो एक रेगिस्तान बन गया। सो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स और फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड्स का या फिर फॉरेस्ट का डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। एक नंबर की ये डेफिनेशन है ये आपकी। नेक्स्ट, डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम अभी हमने पढ़ा था बायोस्फीयर के बारे में चैप्टर में। बायोस्फीयर होता क्या है? तो बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, मतलब हम पढ़ते नहीं है, वो रहते हैं वहाँ पे, एग्जिस्ट एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि बायोस्फीयर वो एरिया है अर्थ का, हमने पढ़ा है ना बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर ये सब मिल रहे हो। ठीक है, लैंड, एयर, वाटर ये सब मिल रहे हैं अलोंग विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऑर्गेनिज्म या वाटर के ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे रहते हैं, ये सारा मिला के बनता है बायोस्फीयर। और ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ऑफ कोर्स अगर सारे सारे जितने भी ये फैक्टर्स हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये जहाँ पे एक साथ होंगे वहीं पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे। और जहाँ पे ये सारी चीजें सर्वाइव करेंगी उस एरिया को मतलब वो फिर हमारा बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? यही तो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म along with their surroundings, so they support biodiversity. Next question, define ecosystem. Ecosystem क्या होता है? A system formed by the interaction of a community of organism with their physical environment. मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो बनता है कब? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करते हैं मतलब रहते हैं। इंटरैक्शन किसकी हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट की। जस्ट एज एन एग्जांपल, हम ह्यूमंस हैं, हम लैंड पे रह रहे हैं, हम लैंड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। सिमिलरली फिशेस, वेल्स, डॉल्फिन्स ये सब कहाँ रह रही हैं? पानी में रह रही हैं। ये वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, इनका फिजिकल एनवायरनमेंट वाटर है और ये वहां पे एक इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वही क्वेश्चन आ गया, अब हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, अपने एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स अपने अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं और इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, काफी इजी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? हमने काफी सारे क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, ये लॉन्ग आंसर्स में आता है। क्या होता है? प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस।
प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। छोटी क्लास में पढ़ा है हमने ये चीज, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन में क्या हुआ, ट्रीज और प्लांट्स कम हो गए, डिफॉरेस्टेशन यही है। अब जब प्लांट्स और ट्रीज कम हो जाएंगे, मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है एटमॉस्फेयर में। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में मान लो जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी ज्यादातर वो एब्जॉर्ब हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत कम बच रहा था, ज्यादातर जो थे वो ट्रीज उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन अब ट्रीज कम हो गए तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कम हो गई, उसका अक्यूमुलेशन होने लगा। अक्यूमुलेशन मतलब वो इकट्ठा होने लगी एटमॉस्फेयर में, और धीरे धीरे करके वो बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन कम होता जा रहा है और एटमॉस्फेयर में उसका अक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में वो क्या करती है, वो सन हीट रेज जो होते हैं, सनलाइट जो होती है उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। और क्या होता है इससे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो अर्थ सन की रेज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो उसे बाहर नहीं जाने देती। मतलब कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है, मैंने आपको पहले बताया था, ये अर्थ का सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। तो अब जब सन से जो रेज आ रही है वो पावरफुल होती हैं, वो पावरफुल होती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कट करते हुए अंदर चली जाती है। लेकिन अब जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, जो ये रेज रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ से, ये इतनी पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टकरा के इनकी ज्यादातर एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, लैंड ने ज्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तभी तो कोई चीज गर्म हो जाती है, क्योंकि वो सन एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। अब वो ट्रैप हो गई तो कम, बहुत कम सन एनर्जी जो है वो वापस जा रही है, और इतनी कम है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक पा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, उस हीट एनर्जी को रोक लिया, और इससे क्या हुआ, अर्थ वो सनरेज अंदर ही अंदर, नई नई सनरेज आई जा रही हैं, और जो पुरानी है वो बाहर नहीं जा पा रही। तो इससे क्या हो रहा है, जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थोड़ा इससे। नेक्स्ट, व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या रीजन है इसके, इट बूस्ट टूरिज्म, वो टूरिज्म बूस्ट करता है, काफी सारे लोग जाते हैं वो देखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए इसकी भी एरिया की। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आधे से ज्यादा लोग वहां घूमने जाते हैं जस्ट टू सी कैंगरूज। कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं सिर्फ। तो वहां पे ज्यादातर लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि भाई हम वहां जा रहे हैं फॉर सीइंग कैंगरूज, हमने वहां पे कंगारूज देखे। तो वो टूरिज्म को बूस्ट करता है, इट एनहांसेस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब टूरिज्म को बूस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स ज्यादा पैसे आएंगे उस कंट्री के पास, और उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ये तो हो गया थोड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट हमारा ह्यूमंस को, क्या बेनिफिट है इससे। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। भाई बायोडाइवर्सिटी सही रहेगी तो क्या होगा, सारी साइकिल्स जो भी है, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी साइकिल्स सही से चलती रहेंगी, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, मतलब वाटर उसे सही से मिल रहा है, सॉइल बाइंड हो रखा है अच्छे से, ट्रीज ने सॉइल को जोड़ के रखा है, सॉइल इरोजन नहीं हो रही, तो क्या है, फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है अर्थ का, कि भाई कितने प्लांट्स हैं यहाँ पे, कितने एनिमल्स हैं, अलग अलग वेराइटी है एनिमल्स की, ये पूरा एक बैलेंस बना रहता है अर्थ में। एंड इट इज अ रिच सोर्स फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए, मतलब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, और कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ इसको पढ़ने के लिए बायोडाइवर्सिटी का बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेदर, वो वेदर को मेंटेन करता है। ये काफी रीजनेबल पॉइंट है कि भाई अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सारी साइकिल्स खराब हो जाएंगी, वेदर सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस इरेगुलर हो जाएंगे, रेनफॉल बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाएगी, कहीं पे बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे बहुत कम हो रही है, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो वेदर जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी तो वेदर जो है वो मेंटेन रहता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मैटर इफ अ स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट। मतलब अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, अब बाकी जानवरों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब पड़ेगा क्या कोई इफेक्ट, यस डेफिनेटली पड़ेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी फूड चेन देखना, ग्रास, डियर, लॉयन। डियर जो है वो ग्रास खाती है, लायन जो है वो डियर को खाता है। अब मान लो डियर एक्सटिंक्ट हो गई, डियर एक्सटिंक्ट हो गई, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, डियर एक्सटिंक्ट हो गई, अब क्या लायन को उसका फूड मिलेगा,
लॉयन को उसका फूड तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेता मेरे कि मतलब अच्छा मैं डियर को नहीं खा सकता, ठीक है मैं देखता हूँ मैं कौन से एनिमल को खा सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो डियर को नहीं खा सकता, मतलब उसका फूड खत्म हो गया, डियर तो बची नहीं, ग्रास बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई ग्रास, और लायन के लिए फूड नहीं बचा। तो डियर के एक्सटिंक्ट होने की वजह से लायन पे भी एक्सटिंक्शन का वो आ गया, एक्सटिंक्शन का फियर आ गया कि भाई अब उसे खाना नहीं मिलेगा तो लायंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लायंस का खाना क्या था, डियर था, डियर एक्सटिंक्ट हो गए, लायंस के लिए खाना चला गया, और खाना चला गया तो लायंस विल स्टार्व टू डेथ, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, वो स्टार्व करेंगे एंड दे विल अंडरगो डेथ। तो क्या इफेक्ट पड़ा, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कि अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो वो पूरे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट लाती है, ठीक है, वो पूरे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट लाती है, उससे काफी और सारे जानवरों को भी इफेक्ट पड़ता है। इंग्लिश में देखते हैं, when a species go extinct, with it the whole food web get disturbed due to interrelationship and interaction between organisms। ये एक फूड चेन थी। अब जब काफी सारी फूड चेन ऐसे मिल जाती है कि भाई डियर ही थोड़ी ना जो ग्रास को खाता है, रैबिट भी खाता है, ठीक है, फिर स्नेक रैबिट को खाता है, लायन जो है वो कभी कभी स्नेक को खा जाता है, ये सारी ये पूरा एक फूड वेब बन गया है। तो अब एक ऑर्गेनिज्म के जाने से पूरा फूड वेब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और फूड वेब क्यों डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जितने भी ये एनिमल्स हैं, जितने भी ये प्लांट्स हैं, ये सारे इंटर रिलेशनशिप में है, मतलब ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर कोई भी एक खत्म होता है तो वो रिलेशन खराब हो जाता है। अब the species of organism which might have been dependent on the extinct species may also extinct due to starvation। वही मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, वो स्पीशीज जैसे कि लॉयंस जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज पे भरोसे थे, डियर के भरोसे थे अपने खाने के लिए, अब जब वो जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब उनका खाना चला गया, तो वो जो स्पीशीज बची, जो लॉयन की स्पीशीज बची, उनमें भी स्टारवेशन आ जाएगी, मतलब वो भूखे रह जाएंगे, और फिर वो भूख से मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और कब तक स्टारवेशन होगी, जब तक उन्हें ऑल्टरनेटिव मिल जाता, और ऐसे बीच में ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दस अदर स्पीशीज में ऑल्सो गेट अफेक्टेड, मतलब जो दूसरी स्पीशीज है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ हमने इस वाले चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म कर लिए और हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है।